Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। आज एक हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। 26 जुलाई अभी अभी गुजरी है और सभी के दिमागों में 26 जुलाई बहुत जबरदस्त बसी है क्योंकि हमने बहुत एक नाइटमेयर एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पे। और ऑफ कोर्स मैंग्रोव्स के लिए भी ये इंटरनेशनल मैंग्रोव्स कंजर्वेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। ओवरऑल जो है हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, मैंग्रोव्स की। आजकल ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात भी बढ़ती जा रही है तो अक्सर क्लैशेस भी दिखाई दे रहे हैं। आज क्या स्टेटस है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का? और क्योंकि हम देखते रहते हैं कि काफी एलिगेशंस लगते रहते हैं, पर क्या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए? क्या डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए या कोई बीच का रास्ता भी है? यही जानने के लिए हमने आज एक एक्सपर्ट पैनल को इन्वाइट किया है। मैं आपको हमारे पैनल से मिलवा दूं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ दिनकर सावंत साहब से, जो कि सिडको के चीफ आर्किटेक्ट एंड प्लानर रहे हैं 25 साल के लिए। वन ऑफ द बेस्ट सिडको ऑफिसर्स एंड सिडको में अब नहीं है लेकिन आज भी वेरी मच रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी और इन्हें पूरी जानकारी है। इनका बहुत बड़ा हाथ है नवी मुंबई के डेवलपमेंट में। तो द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। सावंत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। और हमारे साथ हैं बीएन कुमार सर, फाउंडिंग फादर कहना चाहिए जर्नलिज्म के नवी मुंबई में। जब शुरुआत हुई थी तो ही वाज वन ऑफ देम। इनफैक्ट मेरे भी गुरु हैं। सबसे पहले मैंने इन्हीं के पेपर में लिखा था। एंड इतने साल 40 साल करीब जर्नलिज्म में इनके हो गए हैं, पीआर इंडस्ट्री में हुए। एंड नाउ कुमार साहब इज रनिंग एन एनवायरनमेंट एनजीओ नैट कनेक्ट फाउंडेशन एंड काफी जोर शोर से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इसमें। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। एंड ऑफ कोर्स वी हैव मिस्टर सुनील अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एनवायरनमेंट लवर है एंड इज को फाउंडर ऑफ सेव नवी मुंबई एनवायरनमेंट। जो एनआरआई कॉम्प्लेक्स के पास में वेटलैंड वगैरह का इशू है, इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया है। सिडको से काफी क्लैश किया है सावंत साहब इन्होंने। एंड जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सिटीजन किस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, यही कहानी अग्रवाल साहब की है। मिस्टर अग्रवाल, वेलकम टू आवर। थैंक यू। शुरुआत करते हैं सर सावंत सर आपसे ही, क्योंकि सिडको की प्लानिंग में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, नवी मुंबई डेवलपमेंट में रहा है। तो जिस तरह से शुरुआत हुई डेवलपमेंट की, क्या आज जिस तरह से एनवायरनमेंट के बारे में ये सब बातें बहुत हो रही है, मैंग्रोव्स की, क्या इनिशियली सिडको में इस तरह के डिस्कशंस थे और क्या इनको बात को ध्यान रखा गया था? पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, नवी मुंबई एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफ नवी मुंबई जी। तो आई विल रिक्वेस्ट, कुमार साहब तो थे बट आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर अग्रवाल टू काइंडली सी द वीडियो आल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड इन दैट वीडियो. इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वन. Okay. But coming back to the subject, it's like this: when Sidco had prepared an initial plan in early 70s, 1970s, about 72, 73. Ji. All these concerns have been taken care of. If you see the land use classification shown in the plan, Ji. the wetlands were all reserved. Okay. And as a no development zones. And the RPZ, the regional park zones, were also reserved. So due respect was given to all these environmentally sensitive areas, and they have been marked as green and no development zone in the development plan. Okay. Now I done a recent study in recently 2 years back, a year back, and I have observed that the wetlands in Navi Mumbai, mainly the mangroves, have gone doubled in last 40 years. Ji. The area, to be precise, the area in the earlier plan was about 3,400 hectares. Okay. As wetlands and mangroves, and now if you see the Google imagery, and I have worked out on the basis of Google imagery, right, it comes out to about 6,800, almost 100% increase in the wetland and mangroves. Right. And the reason was earlier 50, 70, 80 years back, these were all agricultural lands.
protected for inundation of salt water by bands. जो बंडिंग होता था जो एग्रीकल्चर के लिए उसको उघाड़ी बोलते थे लोकल लैंग्वेज में. So whenever there is a high tide water, they used to stop it, and whenever there is a low tide, the agricultural additional water will go, and the agriculture was happening in this part of the area. Okay. But when CIDCO started acquiring these lands, the old farmers stopped maintaining those ugadis, and all those agriculture lands were then inundated and converted into mangroves. So that is what happened during last 50-60 years. And if you compare Navi Mumbai, where about more than 12,000 acres of mangroves are now protected, and if you compare Mira Bhainder, if you compare Kalyan, Dombivli and Thane and those areas where mangroves are absolutely vulnerable, right, here they have been handed over to Forest Department and they have been taken care of, and people like Mr. Agrawal are vigilant resident who also look after these kind of things. So this is what is a general background, I would say. I'll start with this note. Right, right. कुमार साहब, आपने भी ओवर द इयर्स सिडको का डेवलपमेंट देखा है, नवी मुंबई का डेवलपमेंट बेसिकली देखा है, एंड आज आप बहुत एक्टिवली एक एनवायरमेंटलिस्ट बन गए हैं. आपके काफी कंप्लेंट्स हमेशा रहते हैं, भाई यहाँ मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हो रहा है, यहाँ वेटलैंड हो रहा है, चाहे उरन हो, साइन पनवेल हाईवे हो. आप किस तरह से ये डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं नवी मुंबई में? See, जैसे मिसेस सामंत ने कहा कि इनिशियली प्लानिंग हैज बीन वेरी गुड. It's a very happy sign that number of mangroves has grown, has doubled from 3,000 to 6,000 to 12,000 or whatever. But today what happened is there is a systematic attempt to destroy mangroves. So if you see particularly areas like Uran, where we have been seeing a lot of these lands, as you said, agricultural lands have been allotted to projects like JNPT, Navi Mumbai, SEZ, etc. And all these years, there has been no activity, no development activity, even after the creation of the Navi Mumbai SEZ. In fact, there have been lots of places where they built walls and stopped the free flow of tidal water, due to which a lot of mangroves have died. So this is one aspect. Another aspect is even the ongoing projects. You take the example of JNPT. During the construction of the oil terminal, their terminal number 4, that work has blocked the flow of tidal water to mangroves. About 4,500 mangroves have died. So we complained, local people complained, the forest department has come and confirmed, then they penalized, probably for the first time, that on the suggestion of the mangrove committee of the public complaints, the mangrove committee, the High Court appointed mangrove committee has penalized JNPT. So similarly in NHA, when National Highway Authority is building the NH 348, similar thing happened. There are much larger number of mangroves have been killed. Mangrove committee, wetland committee, they have told the NHA to restore water supply, water flow to them. Surco's representative was there on the committee. They did not heed. Finally, we have to put a lot of pressure. After all that, they released water, and with the promise that they will replant the mangroves. That has not happened. But because of the regular flow of water, the mangroves started growing all over again, and now the fishermen could go there and fish in the water. Our complaint is not only about killing or killing the mangroves and blocking the wetland, the tidal flow water to wetlands. It is also affecting the local lives of the local fishermen. They are unable to fish. See, JNPT has come in, ONGC has been given area, indeed Navy has been given. So with that, their fishermen's fishing area, fishing zone has been curtailed very severely. And whatever little bit of small wetland patches are available locally, they could be like Sirco has been maintaining all along, not touch them all along. But suddenly, for the past couple of years, there's a whole lot of construction activity which has started. Of course, luckily now, last year the mangrove committee has stepped in, had stopped all this construction. But the burial, what had happened that time, like if you take the wetlands like Pakote and Bendkal, there the burial has been halted, but it has not been removed. Though mangrove committee has told Reliance, they named Reliance in fact, to remove the debris, they have not done it. So that is still a matter of concern, that we are trying to put more pressure, request the mangrove committee. You can take a legal action on them, and you can, like you're prosecuting JNPT in a Panvel court,
You can file cases. In fact, they filed an FIR against NMACZ for killing mangroves at Vendkal, Pagote, and trying to block water flow at Panje wetland. So this has been happening. So why we are कंसर्न्स की बात Sorry. कर रहे हैं सर, यही कंसर्न को लेके अग्रवाल साहब, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट बन गए हैं, एंड ये जो डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा था, इसी को लेकर आपके इनिशिएटिव से भी काफी क्लैशेस हुए। ऑफ कोर्स केस आपका सब जुडिस होगा, हम उस पर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट देन आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है कि आपका कहना है कि भाई ये एक वाटर बॉडी है, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का प्लान है, ये आपको क्या एक सिस्टम लग रहा है यहाँ पर? हमारा केस एकदम सिंपल है, देखने जाएंगे तो जैसा कि सावन जी ने बताया, न्यू बॉम्बे इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी एंड नेचर ने बहुत गिफ्ट दी हुई है उसको। तो हम देखते हैं कि हमारे घर से दिखता है कि सी है, उसके बाद मैंग्रोव की बेल्ट है जो हमारे शोर को प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद वाटर बॉडी है जिसमें हाई टाइड में पानी आता है और लो टाइड में वो चला जाता है, और हैवी रेन्स में भी वो पानी को स्टोर करता है। तो जब 2005 में बॉम्बे में इतनी जोरदार फ्लड आया तो हमारा न्यू बॉम्बे प्रोटेक्टेड था जी। और ये सब चीजें जैसे उन्होंने बताया, नो डेवलपमेंट जोन था, ये वाटर बॉडी भी पहले नो डेवलपमेंट जोन थी, एंड कवर्ड बाय ईपीए 1986 ऑल्सो। बट क्या हो गया कि धीरे धीरे और स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन लॉज आने लगे, तो वेटलैंड रूल्स 2010 आया। वेटलैंड रूल 2010 ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो बालाकृष्णन केस है, काफी फेमस है, सभी जानते हैं। फरवरी 2017 में लैंडमार्क जजमेंट आया कि जितने भी वेटलैंड्स हैं जो नेशनल वेटलैंड एटलस के पार्ट है उनको, और 2.25 हेक्टर से ज्यादा है उनको प्रोटेक्शन है। तो ये उसमें हमारे दो वेटलैंड आते हैं पीछे, 35 हेक्टर एरिया आता है, जो एक है एनआरआई वेटलैंड जो 20 हेक्टर है, और एक 13 हेक्टर है अपना टीएस चाणक्य वेटलैंड। ये दोनों वेटलैंड नेशनल वेटलैंड एटलस के पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से प्रोटेक्टेड है। तो गवर्नमेंट जब वेटलैंड रूल 2010 इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी, उन्होंने वेटलैंड रूल 2017 निकाला। तो पिटिशनर ने फिर से कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में क्लैरिफिकेशन दिया कि इवन तो न्यू वेटलैंड रूल्स हैव कम, बट फॉर दीज वेटलैंड्स जो हमारे फरवरी 2017 के ऑर्डर से प्रोटेक्टेड है, दे विल कंटिन्यू टू बी प्रोटेक्टेड अंडर वेटलैंड रूल 2010। एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वन शक्ति की पिटिशन चल रही थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक वेटलैंड कमेटी बनाई, जैसे कि एक मैंग्रोव के लिए कमेटी बना रखी है, उसमें सिडको भी उसका पार्ट है। तो जब यहाँ पर हमारे एरिया में अक्टूबर 2017 में सडनली एक बिल्डर ने आके काम चालू कर दिया और वेटलैंड में वो डंपिंग करने लगा, तो हमने वेटलैंड बॉडी को कंप्लेंट किया उसका, वेटलैंड बॉडी ने उसको रुकवा दिया, लेकिन जो डंप हुआ था वो उठ नहीं रहा था, तो इसलिए हम लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रोच करना पड़ा। हमने मार्च 2018 में एक पिटीशन वहां पर फाइल की। तो इंस्पेक्शन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आके देखा कि डंपिंग जो हुई थी वो हटाई नहीं गई है, और वो हाई कोर्ट ने उनको हटाने के लिए बोला। तो लेकिन जब पेपर जो हमको ड्यूरिंग द कोर्ट बैटल मिले, जो सामने वाली पार्टी से और बाकी डिपार्टमेंट से, तो पता चला कि वेटलैंड कमेटी ने भी उनको बोला था कि आप ये डेब्रीज हटाइए, और उन्होंने और सिडको दोनों ने राइटिंग में दे दिया कि वो डेब्री हट गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग पास की बिल्डिंगों में रहते हैं, हम पूरा नजर रखते हैं, और अगर वो हटा दी थी तो फिर से कैसे वहां पर डेब्री मिली। तो इस तरह का झूठ बोला जा रहा है इन कन्वेंस, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। और जो सबसे शॉकिंग चीज हमको पता चली कि जनवरी 2017 में टू गेट एन अप्रूवल फॉर गोल्फ कोर्स एंड रेसिडेंशियल टावर प्रोजेक्ट, बिल्डर ने एमसीजेडएमए को अप्लाई किया था। एमसीजेडएमए को भी पता है कि यहाँ पर वेटलैंड है, तो उन्होंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने को साफ करने के लिए बिल्डर को बोला कि आप सिडको से सर्टिफिकेट लाइए कि यहाँ क्या वेटलैंड तो नहीं है। तो सिडको एमडी ने लिख के दिया है कि ये 35 हेक्टर में कोई वेटलैंड नहीं है, जबकि ये दोनों 35 में से 33 हेक्टर वेटलैंड्स है, तो नेशनल वेटलैंड एटलस का पार्ट है। जो सिडको को पता है, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी हमको जो मिले कोर्ट हियरिंग में, जहां उनको पता है कि हाँ ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, फिर उन्होंने राइटिंग में दे दिया एमसीजेडएमए को, जिसके बेसिस पे एमसीजेडएमए ने वो बिल्डर को गोल्फ कोर्स और बिल्डिंग का प्रोजेक्ट के लिए परमिशन दे दिया। जिसके बेसिस पे ये जो अग्रवाल साहब बता रहे हैं, ये अक्सर ये इश्यूज हो जाते हैं एनवायरमेंटलिस्ट में और जो अथॉरिटीज है बॉडीज में, कि
बॉडीज, इनके एलिगेशंस होते हैं कि बॉडीज कुछ ओवरराइड करना चाहते हैं, डेवलपर्स को फेवर करना चाहते हैं, जो चीजें हैं उनको मानते नहीं हैं। ये इसके बारे में क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे प्लानिंग बॉडीज है, नोडल एजेंसीज है, उनको डेवलपमेंट करना है, एंड एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इट इज बीइंग डन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। आपका जो यहाँ पे हालात है, आपका क्या कहना है इसमें? I will not speak on this specific issue जो है अभी इन्होंने बताया अग्रवाल साहब ने। जी It's sub judice, so I'll not speak about that because I resigned CITCO in 2008 and I was actively involved in the preparation of CZMP, जो coastal zone management था। जी But if you go back to a very fundamental things like ये 1991 में जो CRZ notification आया, राइट, now this notification was मैं कहूँगा ये हाफ हार्टेड नोटिफिकेशन था। जी बिकॉज ऐसा है कि डेंस अर्बन एरिया जो है, जैसे मुंबई है, नवी मुंबई है, एंड ऑल अदर डेंस एरिया, चेन्नई है, उसमें व्हेन यू कांट स्टॉप द इनमाइग्रेशन ऑफ पीपल। जी यहाँ पे मजदूर आते रहेंगे, पॉपुलेशन 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगी, एंड इन सच अ सिचुएशन इफ यू कैन नॉट स्टॉप देम, देन उनकी लाइवलीहुड आपको देखना चाहिए, या मैंग्रोव, एक सिंगल मैंग्रोव को आपको रिस्पेक्ट करके उसको खड़ा करना है या आदमी को खड़ा करना। जी सो आई हैव अ फंडामेंटल ऑब्जेक्शन एज अ मास्टर प्लानर दैट दीज रेगुलेशन शुड हैव बीन मोर स्ट्रिंजेंट ऑन द प्रिस्टाइन एरियाज लाइक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एंड मोस्ट, बहुत सारे, अपना लंबा कोस्ट है तो बहुत सारे एरियाज है। राइट, तो पूरे वर्ल्ड में लोग सी में एनक्रोच कर रहे हैं, मट्टी डाल के सिटीज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका इफेक्ट तो यहाँ पे आने वाला है, इंडिया में भी आने वाला है। जी एंड वी आर हियर वेयर वी आर बाउंड बाय 500 मीटर एंड 100 meters एंड दिस एंड दैट विद इन अवर लॉन्ग कोस्ट लाइन। राइट, और जहाँ पे दिस इज फाइन फॉर द प्रिस्टाइन एरियाज और एरियाज विच आर लो डेवलप्ड, we can have those regulations, the objective is good, so we can have, but where we have tremendous population pressure, people are trying to find out land to stay, उनको accommodate करना है, उनको livelihood देना है, ऐसे situation में जो dense areas है वहाँ पे एक अलग टाइप का CRZ रेगुलेशन में ही, बट उसको अलग नजरिया से देखना चाहिए था, वो दिखा नहीं गया। एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट। जब नवी मुंबई एयरपोर्ट बनना था और बोल रहे थे कि उसके बाजू में कमर्शियल एरिया नहीं होना चाहिए, आई वाज अप अगेंस्ट इट। आई सेड आप एक वर्ल्ड लेवल की यूटिलिटी ला रहे हो, एक अर्बन एरियाज में ला रहे हो, यू डोंट हैव एनी अदर साइट अराउंड नवी मुंबई, यू हैव द ओनली साइट, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ ए मुंबई सिटी, और आप यूटिलिटी ला रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन इज देयर, तो यूटिलिटी लाना है, तो अगर लाना है तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सी दिस इज अ लार्जर यूटिलिटी। जैसे I had a fight with Devi Goenka and Beg for a long time when the railway route was passing through Ulve, and there was a patch of some 3,000-4,000 square meter of mangroves. Devi was against it. Devi said he put an application and there was a stay. And our work of 2,200 crore project was stopped just because of some 2,000-3,000 square meter of mangroves. Then I had personally had an intervention, and I spoke to Devi and said, see, we are talking about 50,000 people traveling from residence to work. It's a larger utility. You can't 5,000 square meter of mangroves. You can't take that as a bet and say no, ये project नहीं होना चाहिए. I said there has to be a balance. बहुत वैलिड पॉइंट सामंत साहब बोल रहे हैं, जो डेवलपमेंट की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। आज आप नवी मुंबई में जिस तरह भी हम देखें, नवी मुंबई मोस्ट ऑफ इट इज अ रिक्लेम्ड लैंड ऑलरेडी, और हम यहाँ पे फिर सीआरजेड मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं, और जिस तरह बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनली भी आज दुबई में आप जाएंगे देखेंगे तो उन्होंने रिक्लेम करके दुनिया का डेवलपमेंट कर रहा है, और हम सब जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग ऑल ओवर। एंड फाइनली जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, उड़न रेलवे जो सालों से रुक गया इसकी प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कुछ हर्डल्स क्रिएट हो जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग कुछ ज्यादा अडैमेंट हो रहे हैं एनवायरनमेंट को लेके? नहीं, ये तो बहुत आसान तरीका है लोगों को ब्लेम करने का, कि जो भी इस तरह की जब भी ऑब्जेक्शन उठता है तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि एनवायरमेंट लॉस की वजह से ये डिले हो रहा है, वो हो रहा है, और ही आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग हर्डल्स। एनवायरमेंटलिस्ट को कुछ लेना देना नहीं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं,
ऐसा लगता है आप लोगों को, उसका एक कारण है. यू टेक द एग्जांपल ऑफ river bed, river regulatory zone. That was scrapped only to make room for so-called development that Mr. Samat was talking about earlier. And rivers were not given enough room, elbow room to flow during the floods. So what happened? Badlapur had floods last year. कल्याण डोंबिवली एरिया में इतने सारे फ्लड्स आए हैं, इतना बड़ा टाउनशिप बन गया है. देयर इज अ बिल्डिंग कॉल्ड रिवर व्यू, वो बिल्डिंग का पूरा पार्किंग एरिया रिवर में आ गया है. सो disasters are coming. Airport area, for a long time the environmentalists have been saying, BNH etc., that it is going to be a pilot's nightmare. वहां पर काफी सारे wetlands है around the airport area up to Uran and including the seawoods that we are talking about, Mr. Agarwal was talking about. इस wetlands को उन लोग बरी करते जा रहे हैं. वहां पर जो एक खाली सिर्फ एक पांजे का एग्जांपल लोगे, पांजे में सिर्फ 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक की बर्ड्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह. ऐसे नहीं कि ठीक है सिर्फ बर्ड्स के लिए है वो. वहां पर इट्स अ वेटलैंड इज लाइक एन अर्बन स्पॉन्ज. वो फ्लड वाटर को रोके रखता है. इसको आप बंद करके रिक्लेम करके इसके ऊपर मट्टी डाल कर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, वो बर्ड्स कहाँ जाएंगे? बर्ड्स तो अपना ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे ही. हमको ये डर है कि ये बर्ड जाके सिर्फ घूमते घूमते एयरपोर्ट एरिया में भी आ सकते हैं, और एयरपोर्ट के बहुत बड़ा खतरा है. और एयरपोर्ट के पास करनाला बर्ड सेंचुरी भी है, और ये सीवुड्स वाला जो बर्ड्स अभी जो बन रहा है वो दैट फ्लेमिंगो जोन इज वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट. और एयरपोर्ट एरिया में हम लोग लास्ट ईयर देखा बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द मैंग्रोव्स इन सिडको एरिया, आई मीन सिडको हेडक्वार्टर्स वगैरह जहां पर सीबीडी बेलापुर में, वहां पर फ्लड्स आई थी. एंड दिस इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ द ब्लॉकिंग ऑफ वाटर on for the wetlands and for the mangrove zones, that water is now entering the paddy fields in Uran and Khopte area. ये जो आर्गुमेंट है अग्रवाल साहब, सामन साहब जैसा भी कह रहे हैं कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जॉब्स का है, इकोनॉमी का है. कुमार साहब कह रहे हैं कि भाई फ्लड्स हो रहे हैं, बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्लैश हो रहा है हमारे यहाँ. हम ये नहीं कहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोक दो. फाइंड ए वाया मीडिया. यही आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके जैसे उड़न रेलवे का उन्होंने बात किया है कि उल्वे के आगे जो रुक गया जो सालों साल से, वो इसी वजह से कि एक पैच आ गया है मैंग्रोव्स का, काम नहीं हो सकता है. और एक और जो चीज है जो सिडको ने बहुत जबरदस्त बनाई थी, होल्डिंग पॉन्ड्स नवी मुंबई में, विच इज वेरी गुड कि भाई हाई टाइड के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे वाटर कलेक्ट हो जाता है. उसमें भी एक इशू आ गया है कि वहां पे मैंग्रोव्स कुछ डेवलप हो गए हैं, उनकी साफ सफाई सालों साल से नहीं हो पा रही है, विच अगेन उससे तो और फ्लड्स हो जाते हैं. तो अग्रवाल साहब, ये जो इश्यूज हो रहे हैं, तो क्या डेवलपिंग सिटी जैसा है नवी मुंबई, इनका डेवलपमेंट में नहीं अफेक्ट पड़ रहा है आपको लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. डेवलपमेंट होने के लिए सर्टेन प्रोसीजर होता है. जैसे मैंग्रोव्स अगर कटिंग करनी है, अगर आप ठीक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाएंगे और परमिशन लेंगे तो अलाउ करते हैं. कई चीज़ों के लिए अभी अलाउ किया हुआ है. हमारे NRI के पास में जेटी बन रही है, तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके मिनिमम मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन के हिसाब से वो हाई कोर्ट की परमिशन ली है. सिडको हैज नॉट डन देयर होमवर्क. दे हैव नॉट अप्रोच्ड बॉम्बे हाई कोर्ट टू गेट दोज मैंग्रोव्स रिमूव्ड फ्रॉम दोज होल्डिंग पॉन्ड्स because they want to blame mangroves for the floods, so that all the mangroves get out of this protection. और मेरा कहना, जैसा उन्होंने बोला कि जहां पर उनको लगा कि देवी गोयनका कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्होंने इंटरवेन किया. आप लीगली बात करिए ना, लीगली आप फाइट करिए. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पूरे देश को अप्लाई होता है. अगर इट्स नॉट कन्वीनियंट टू यू, बिकॉज इधर तो देखिए कोई पुअर मैन हाउसिंग नहीं बनने वाली है, रेसिडेंशियल टावर्स बनने वाले हैं जो गोल्फ कोर्स व्यू प्रॉमिस कर रहे हैं. तो कोई ऐसा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लेबर, डाली. और दूसरा रीजन ये कि अगर वो कन्वीनियंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपना एप्लीकेशन डालिए ना कि ये वेटलैंड्स को आप उसमें से एग्जेम्प्ट करिए. 2,01,000 वेटलैंड्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट है ये. इसका मतलब ये तो नहीं कि आप झूठ लिख के दे देंगे कि नहीं यहाँ कोई वेटलैंड ही नहीं है. और इस बात को हम लोग हैमर कर करके थक गए हैं. MCZM को हमने 50 बार लिख दिया है. MCZM को बोल रहे कि उस झूठ के बेसिस पे आपने जो परमिशन दी है उसको विड्रॉ करो ना. वो बोल देते कोर्ट में मैटर पेंडिंग है. पेंडिंग मैटर इसलिए क्योंकि आपने झूठ के बेसिस पे एक परमिशन दे दी है. आप वो परमिशन विड्रॉ कर दोगे तो अपने आप ही पूरा केस ही फेल हो जाएगा. ऑनेस्टली पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है. सर बेसिकली जो हमारा डिस्कशन ये हो रहा है कि इफ आई कैन अंडरस्टैंड दिस, के डेवलपमेंट से विरोध नहीं है, लेकिन डू इट थ्रू द प्रॉपर चैनल. अनफॉर्चुनेटली चैनल्स थोड़े लंबे हो जाते हैं. विल टेक फाइनल वर्ड्स ऑन दिस
कि व्हाट इज द वे अहेड एंड व्हाट इज द वे आउट। कुमार साहब, आपसे शुरू करता हूं मैं कि व्हाट विल यू से कि इज द राइट वे आउट? See, I respect सिरको what they have done so far, but आज की सिरको और जब सामंत साहब के सिरको में काफी सारा अंतर है। वो ये कि जितने भी मैंग्रोव कमेटी और वेटलैंड कमेटी की मीटिंग चल रही थी, वहां पर जैसे मिस्टर अग्रवाल ने कहा, उन कमेटियों में सिरको का रिप्रेजेंटेशन है, उनका एनवायरमेंट ऑफिसर बैठता है। जब जब ये कंप्लेंट्स आई थी, वहां पर चुप बैठते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ये इसको ये कर देंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, ये SEZ का डेवलपमेंट है वगैरह वगैरह। फाइनली जब 3-4 फेस मीटिंग बाद में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके उन्होंने जोर से पूछा, तो सिरको कहता है कि दिस वेटलैंड हैज बीन हैंडेड ओवर टू NMACZ एंड रिलायंस लॉन्ग बैक। फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने रिलायंस का भी नाम लिया था, हैज बीन हैंडेड ओवर टू सिरको। टाइम खत्म हो रहा है। योर फाइनल वर्ड, व्हाट इज द वे आउट? एक ही एग्जांपल दे, जैसे पांजे है, पांजे को जैसे होल्डिंग पॉन्ड आपने कहा था, होल्डिंग पॉन्ड में मैंग्रोव आ रही है, वहां पर वो हटाना ठीक है, जहां तक पानी को रुकना की होल्ड करने की जरूरत है, पानी होल्ड करने के लिए होल्डिंग पॉन्ड रखा गया। उस होल्डिंग पॉन्ड को पैक करके बंद कर लैंडफिल करके आप वहां पर टाउनशिप बना रहे हो। दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, दिस इज डिस्ट्रक्शन। So this kind of destruction has to be stopped and opposed. आपका फाइनल वर्ड इन अ मिनट प्लीज। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के नाम पर जो आजकल हो रहा है वो बिल्डर को बेनिफिट किया जा रहा है। देखिए, मेरे को पूरे नवी मुंबई का उतना आइडिया नहीं है, बट जो केस में मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ तो मुझे समझता है। जब यहाँ छोटे से स्केल पे 80 हेक्टर में ऐसा हो रहा है, तो लार्जर स्केल में क्या हो रहा होगा। हम लोग एनवायरमेंट मिनिस्टर को मिले, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने बोला कि इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सिडको MD से पूछा कि कितने दिन में आप प्लान बना सकते हैं कि यहाँ फ्लेमिंगो सेंचुरी डेवलप हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि 8 दिन में मैं नया प्लान लेके आऊंगा। इस बात को 3 महीने हो गए। उसके बाद हमने हजारों मेल भेजी, सिडको MD एक जवाब नहीं देते, और हम उनको बोल रहे कि आप MCZMA को अपना क्लैरिफिकेशन दे दो ना कि हमसे गलती हो गई थी, वो हमने लेटर गलत लिखा, इट्स पार्ट ऑफ नेशनल वेटलैंड एटलस, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना जो है प्लानिंग अथॉरिटी ने, वो बंद करना चाहिए, और प्लानिंग करके प्रॉपर प्रोसीजर करके कुछ डेवलपमेंट है तो वेलकम है। हमारे घर के पास में जेटी बन रही है, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो तो कोविड की वजह से अटक गया, नहीं तो मई में वो चालू होने वाला था। तो डेवलपमेंट को कोई प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाइए, लॉ फॉलो कीजिए, और ऐसा कभी कभी लगता है कि फेवर करने के चक्कर में एनवायरनमेंट को दबा दिया जा रहा है। योर फाइनल वर्ड ऑन दिस सर इन अ मिनट। नो, आई वोंट से दैट। मैं ये बताऊंगा कि ये the solution is like this. We have a 2020 draft CZMP plan for Raigad and Thane. It's already published and is being finalized. Now this draft plan is available in a public domain. इसके ऊपर एक सप्ताह, यानी all stakeholders, including the environmentalists, the professionals, other people, there should be a long debate, public debate on this, and an expert committee should be appointed to take inferences from this public debate and finalize the CZMP 2020 accordingly, which will be binding on all the development authorities. इसमें ये सब माइक्रो लेवल के और मैक्रो लेवल के जो इश्यूज है एंड गाइडलाइंस है, ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज द चांस, द CZMP 2020 is the chance to settle all the score and make a document which is taking care of both balance between the development and the environment. That is what I conclude on this type. very well said sir। ये क्लैरिटी अगर आ जाती है, और जिस तरह से आपने सजेशन किया है कि डेवलप एरियाज है, रूरल एरियाज है, ये क्लासिफिकेशन होके अगर फाइनलाइज किया जाए तो आई एम श्योर ये आगे बढ़ सकता है। एनवायरनमेंट भी जरूरी है, डेवलपमेंट भी जरूरी है, और मिलके चाहिए। और आप सभी की आवाजें इसलिए बहुत जरूरी है कि ये आती रहे और ये चेक्स रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। आई एम श्योर इसका नोट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आवाज पे चर्चा पे इस हफ्ते सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ आप सबको मिलेंगे। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.